और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। आप रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 25 जून को एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसमें मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा वहीं का पूर्व छात्र है और बाकी दोनों आरोपी मौजूदा स्टूडेंट्स हैं। हालांकि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैव अहमद और प्रमित मुखर्जी को 26 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक चार्जशीट दायर की है। 658 पन्नों की इस चार्जशीट में फोरेंसिक डिजिटल साक्ष्य का भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही कई लोगों के बयान भी इसमें शामिल किए गए हैं। जानकारी यह भी मिली है कि जो मुख्य आरोपी है मनोजीत, उसका डीएनए पीड़िता के सैंपल से मैच भी हो चुका है। करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर किन किन धाराओं में दर्ज किया गया है ये पूरा मामला। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं डीएनए मैच चार्जशीट भी दाखिल। तो कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी का डीएनए जो है वो अब मैच हो चुका है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म इस पूरे मामले को लेकर के। आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है मनोजीत, उसका पीड़िता के साथ जो सैंपल है वो अब मैच हो चुका है। इस बात की जानकारी इस चार्जशीट में दी गई है। कोलकाता पुलिस के 4 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट इस वक्त दाखिल की गई है। आपको बता दें कि ये चार्जशीट जो है वो 650 पन्नों की, यानी कि लगभग 658 पन्नों की ये चार्जशीट है जिसे दाखिल किया गया है। और इसके साथ ही इस चार्जशीट में कई लोगों के बयान तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य का भी जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। पुलिस की तरफ से 658 पेजों की ये चार्जशीट, इस चार्जशीट में करीब 80 लोगों के बयान भी शामिल किए गए हैं। उनके बयानों को भी इसमें शामिल किया गया। मेडिकल टेस्ट में गैंगरेप की भी पुष्टि हुई है। लेकिन इसके साथ ही ये चार्जशीट तो दायर हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिर किन किन धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी मनोजीत पर बीएनएस 70(1) के तहत आरोप तय किए गए हैं। मनोजीत जो है, जो मुख्य आरोपी है इस दुष्कर्म में, और कम से कम 20 साल के कठोर कारावास का प्रावधान इसके जरिए होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आजीवन कारावास तक जो सजा है वो बढ़ाई जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2), धारा 77 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं इस चार्जशीट के जरिए। और इसके साथ ही बीएनएस धारा 351(3), 140(3), 140(4) में भी आरोपी है। धारा 142, धारा 238 भी इसमें शामिल है। और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(a), 66(e) को भी इसमें शामिल किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, हालांकि जैसे ही सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला सामने, उसके अगले दिन ही गिरफ्तारियां हो गई थी और अब पुलिस ने चार्जशीट भी दायर कर दी है और इस चार्जशीट में कई सारे अहम खुलासे हुए हैं। प्रसन्नजीत, देखिए कृतिका, इस चार्जशीट के बाद एक बात तो तय हो गया है कि बंगाल में जितने सारे कॉलेज है और कॉलेज में जितने सारे स्टूडेंट यूनियन का रूम है, ये सारे जो अपराध की एक केंद्र बन गया है। और यहाँ पे जिस तरह से स्टूडेंट यूनियन की रूम को शाम को भी इस्तेमाल किया गया और वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे उनको साथ में लिया गया, घर को खाली कराया गया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो दुष्कर्म लड़की के साथ किया जा रहा था, उस वक्त मनोजीत की जो बाकी लोग थे, मतलब साथी, जिसको प्रमित और जय वाली कहला जाता है, जो जिनका नाम चार्जशीट में है, तो अहमद, जय अहमद कहला जा रहा है, तो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब ये माने हम ये कहना चाहता हूं कि ये कोई अचानक किसी का कोई दुष्कर्म करने का इच्छा हुई और दुष्कर्म कर लिया, ऐसा नहीं है। ये सोची समझी एक दुष्कर्म है जिसमें साथ में लोग रखा गया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता ये अलग बात है, लेकिन ये लड़की अगर साहस करके पुलिस के सामने ना जाती, हो सकता है कि ऐसे कई सारे लड़की है जो पुलिस कंप्लेन करने से डरती है या शर्म के मारे पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाती है। लेकिन ये घटना ये साबित कर दिया है कि बंगाल में जैसे पहले हमने आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी कॉलेज के अंदर इस तरह की एक दुष्कर्म देखे थे, और बाद में इस तरह से साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, वो भी एक सरकारी कॉलेज है। तो एक सरकारी कॉलेज का प्रेमिस बंगाल में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इसका एक
सबूत है ये चार्जशीट। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, इस चार्जशीट में कई सारे बयानों का भी जिक्र किया गया है और बताया जा रहा है करीब 80 लोगों का बयान लिया गया है इसमें। हाँ देखिए, जो सर्कमस्टेंशियल बाकी बाकी जितना डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ने के लिए ये 80 लोगों की जो विटनेस है वो लिया गया था। इसमें कॉलेज का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी है जो इंचार्ज है, बाकी जो टीचर काउंसिल की मेंबर्स है उनका है, और ये समझने की कोशिश की वो जी। कॉलेज से उसको डिस्कशित करने के बाद फिर कॉलेज में उनको कैसे टेम्पोररी जॉब मिल गया है, कैसे उन्होंने उसके बाद पूरे कॉलेज को अपने राज के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जी। तो ये सारे चीजें इन लोगों से बात करके चार्जशीट में समेटा गया है। और इससे जैसे मैं कह रहा था, इससे पता चल रहा है कि बंगाल में वैसे स्टूडेंट यूनियन का चुनाव तो पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट यूनियन की छत्रछाया में हर एक कॉलेज में किस तरह से इस तरह की नौजवानों ने एक तरह की दादागिरी का एक माहौल बना के रखे हैं हर एक कॉलेज में, वो इससे साबित हो गया है कृतिका। इसके साथ ही अब चार्जशीट तो दाखिल कर दी गई है प्रसन्नजीत, लेकिन अब आगे क्या कुछ और इसमें किया जाएगा? और देखिए, ट्रायल शुरू होना है, लेकिन जी। ये काफी अच्छी जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो पहले अपने आप को अनजान साबित करने की कोशिश में थे, वो भी पकड़ा गया था। और मैं कहूंगा कि आरजीकर में और आरजीकर के बाद लोगों ने जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव रखे हैं, इस तरह की दुष्कर्म होने के बाद आरजीकर में जैसे पूरे बात को छिपाने की कोशिश किया गया था, इस समय पे साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में सरकार इतना डर गई थी और पुलिस को भी अपना कुछ काम दिखाना जरूरी था। और शुक्रगुजार लोगों की होना चाहिए कि लोगों ने जो दबाव डाल के रखा है सरकार के ऊपर, तो इस लड़की को शायद इंसाफ मिल जाए और जल्दी से जल्दी इनका ट्रायल खत्म होके सजा घोषणा किया जाए। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि इस वक्त चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। और इसी के साथ चलिए अब अगली प्रमुख खबर का करते सीधा रुख। और अगली प्रमुख खबर है मौसम